हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने समग्र बैच सीरीज में। और ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे समग्र सीरीज में जो हमारी 12th की बुक चल रही है ह्यूमन ज्योग्राफी, और इस मानव भूगोल के संदर्भ में आज हम लेसन नंबर 8 को आगे बढ़ाएंगे, जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड जिसको कहा जा सकता है। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ और सारांश आप इस टेलीग्राम हैंडल जगदीश जांगेड़ सर पीडब्ल्यू से डाउनलोड कर पाएंगे। और इस लेसन के साथ ही हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो 12वीं की ये ज्योग्राफी की किताब है, यह कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद में हम आगे की एनसीईआरटीज हैं उसे स्टार्ट करने वाले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 मार्च को इसी YouTube चैनल पे संडे को सुबह हम भूगोल के ज्योग्राफी के PYQs डिस्कस करने वाले। गत वर्ष पिछले 10 से 20 वर्षों के अंदर भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से, मैपिंग से, करंट अफेयर से किस तरह के प्रश्न पूछे गए। और अगर आप यूपीएससी या पीसीएस जैसे गोल को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं हमेशा से कहता आया हूं, सिलेबस और गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद ही आपका जीएस वाला सेगमेंट आगे और बेहतर हो पाएगा। सो आप सभी से निवेदन करता हूं, इस सेगमेंट को पूर्णतया उपस्थित होकर के सफल बनाएं। 31 मार्च संडे सुबह 9 बजे से हम लाइव होने वाले इस सेशन में, और ये प्रश्नोत्तरी होगी, ये क्विज होगी। तो इसे लाइव जो अटेंड करेगा उसका एक एंगेजमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे होगी। आपको पता चलेगा, चाहे अभी तक आपने ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट नहीं की, बट यू विल गेट टू नो कि एग्जाम में माइंड कैसे सोचता है, कैसे पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में या फिर कैसे 50% इंफॉर्मेशन के साथ में भी अगर आपको एग्जाम में कोई चीज, कोई प्रश्न को उत्तर देना हो तो किस प्रकार से आपकी अप्रोच हो सकती है। आपका लेसन आज के समग्र सीरीज में अंतरराष्ट्रीय व्यापार अध्याय संख्या 8। देखिए दोस्तों, जो व्यापार है, ट्रेड है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पूरे लेसन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में दे रखा है। और जैसा कि समग्र सीरीज जाती है कॉम्प्लेक्स चीजों को सहज तरीके से समझाने और सिखाने के लिए, उसी तरीके से आज हम इस लेसन को भी 10 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करने वाले हैं। परिचय के पश्चात हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे, और क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता है, क्यों मौजूदगी है, उसका आधार क्या है, किस तरह व्यापार संतुलन होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य अन्य प्रकार क्या हैं, कौन से संगठन इसका समन्वयन करते हैं, क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक, और इससे रिलेटेड चिंताएं और चुनौतियों के बारे में जानकारी लेने के पश्चात हम जानकारी यह भी लेंगे क्लास के अंत में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में कौन कौन से ऑप्शंस होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर आप मैं ये मानता हूं कि ये लेसन एनसीईआरटी ने इकोनॉमी, और वो भी मैं एक तरीके से कहूँ ज्योग्राफिकल इकोनॉमी, या फिर आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो ट्रेड के अंतर्गत एक विद्यार्थी को पता चले कि ओके, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे व्यापार, ट्रेड, वाणिज्य का संचालन होता है। तो एक परिचय जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहले व्यापार क्या है। देखिए दोस्तों, ट्रेड जो होती है वो किसी भी वस्तु के लिए हो सकती है, जैसे स्पेन के लिए, जैसे सेवाओं के लिए हो सकती है, जैसे मैं शिक्षा दे रहा हूं या चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूं, है ना। तो किसी की वस्तु या सेवाओं के लिए स्वैच्छिक आदान या प्रदान हो, स्वैच्छिक आदान प्रदान जो होता है उसे ट्रेड, उसे व्यापार कहा जाता है। इसमें दो पक्षों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान, कहीं न कहीं वॉलंटरी एक्सचेंज होता है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आदमी अपनी सेवाएं या वस्तुएं बेचना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति उन सेवाओं को या वस्तुओं को खरीदना चाहता है। यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली, अगर मैं आदिम समाजों की बात करूं तो पहले सीधा आदान प्रदान होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई आदमी टमाटर उगा रहा है, कोई आदमी गेहूं उगा रहा है, तो गेहूं उगाने वाला गेहूं बेच करके और टमाटर उगाने वाला टमाटर बेच करके दोनों अपनी सामग्री का आदान प्रदान करके यहाँ पे एक तरीके से ट्रेड करते थे, ठीक है ना। जबकि आज जो है चीजें थोड़ी सी अलग है। आज जब धन या करेंसी या मनी इंट्रोड्यूस हो चुकी है हमारे समाज में, हमारी व्यापारिक व्यवस्थाओं में, तो कई दुर्लभ वस्तुएं जैसे कागज के बने हुए नोट हो सकते हैं, और कई मुद्राएं जो सिक्कों से बनी हो सकती हैं, है ना, जैसे आपका पैसा है, रुपया है, करेंसी है, कॉइन्स है, इनके माध्यम से आज का व्यापार जो है वह संचालन होता है। यहाँ आपका
अटेंशन जो है मैं इस तरफ ले जाना चाहूंगा कि व्यापार एक तो है, जैसे मैं भारत की सीमा के अंदर करूं, भारत के जो भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उनके बीच में वस्तुओं का और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान, खरीद फरोख्त हो, तो वह राष्ट्रीय व्यापार होगा जो एक देश की सीमाओं के भीतर होने वाला है। अगर मैं देश की सीमाओं से बाहर जाऊं, अगर मैं भारत के बाहर चाहे श्रीलंका या मालदीव्स या अमेरिका या रशिया की बात करूं, अगर मेरी सेवाएं वहां पे बिक रही हैं या वहां से मैं कोई वस्तुओं का क्रय या विक्रय कर रहा हूं, तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिधि में आने वाला है। तो अगर आप स्थानीय स्तर पे कर रहे हैं, रीजनल लेवल पे कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, तो चीजें अलग है। जबकि राष्ट्रीय सीमाओं के पार अगर आप वस्तुओं का और सेवाओं का एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आने वाला है। आज की तारीख में हम इन सारे व्यापार, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, उसे धन के, करेंसी के, मनी के माध्यम से ही कहीं न कहीं सुचारू कर पाते। तो औपचारिक मुद्राओं का हम सबसे पहले जो है जानकारी जरूर लें, राइट। आई गेस मौद्रिक नीति के अंतर्गत इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट्स में आपको आपकी फैकल्टीज ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया होगा इन सारी चीजों को। औपचारिक मुद्राओं से पहले उच्च आंतरिक मूल्य वाली वस्तुएं मुद्रा के रूप में कार्य करती थी, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, जैसे सिल्वर कॉइन्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, है ना, कॉपर कॉइन्स हो गए, जिनकी खुद की इंटरनल इंट्रिंसिक वैल्यू है, आंतरिक मूल्य वाली वस्तुएं हैं, वह आज की करेंसी के पहले उनकी वैल्यू हुआ करती थी। जैसे ऑब्सिडियन है, प्लेट्स हुआ करते थे, या फिर कौड़ी के घोड़े, बाघ के पंजे, वेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल है, फर है, मवेशी, चावल, काली मिर्च, नमक, छोटे उपकरण, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि इत्यादि। और जैसे जैसे यहाँ पे मनी का इवोल्यूशन होता गया, आज की तारीख में आप फिएट करेंसी जो है या ऑनलाइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, है ना, इन करेंसीज के माध्यम से ज्यादा क्या करते हैं, चीजों का आदान व प्रदान करते हैं। यहां तक तो ये सारी चीजें क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट करके बता दो कि बिल्कुल सर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है और किस तरह धन के विकास के उत्तरार्ध में हमने ये देखा कि आज की करेंसी जो है पहले की करेंसी से, धन से अलग हुआ करता था। प्राचीन समय में बेसिकली क्या है कि आपको बहुत ही लंबी दूरी तय करनी होती, सपोज, ठीक है ना, तो वो काफी जोखिम भरा होता था, क्योंकि ना ही तो हवाई जहाज है, ना ही रेलवेज है, ना ही अच्छी सुगम्य सड़कें हुआ करती थी। तो जोखिम भरा आपका परिवहन और यातायात हुआ करता था। इस कारण यहाँ पे लंबी दूरी के व्यापार बहुत ही कम देखने को मिलते थे। अधिकतर व्यापार स्थानीय और लोकल लेवल पे ही हुआ करते थे। यहाँ पे बहुत ही कम लोग जो है अफोर्ड कर पाते थे कि वह दूर से किसी ऐसे जोखिम भरे स्थान से चीजों को मंगवाए या चीजों को बेचे, उनका विनिमय हो। तो यहाँ पे यह चीज मात्र अमीरों के लिए ही, कुछ भोजन, कपड़े या विलासिता की वस्तुओं तक ही अंतरराष्ट्रीय या दूरस्थ व्यापार सीमित हुआ करता था, ठीक है। जबकि आज की तारीख में देखिए, शायद आपके घर में, गांव में, ढाणी में कोई टेलीविजन हो, कोई ट्रांजिस्टर हो, कोई मोबाइल हो, उस उपकरण का पूर्णतया या फिर उसका आंशिक भाग हो सकता है कि फॉरेन में जहां आप बैठे हैं वहां से हजारों सैकड़ों किलोमीटर्स, माइल्स दूरी पे वो बना होगा, और किस तरह आज वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आज आपकी जेब में है, आज आपके घर में वह उपकरण उपस्थित है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख पाएंगे, जैसे सिल्क रूट है ना, वर्ष 200 ईस्वी से लेकर के 800-1200 ईस्वी आसपास में सिल्क रूट है ना, जो मैरीटाइम सिल्क रूट है, लैंड सिल्क रूट है, उसकी बात की जाती है। और यहाँ पे भारत, फारस, जो पर्शिया कहा जाता है, मिडल ईस्ट के मध्य चीन और रोम से जुड़ा हुआ एक पूरा स्ट्रेटेजिक एरिया हुआ करता था। तो चाइना से होता हुआ, इंडिया से होता हुआ, ये पर्शिया से होता हुआ, मिडल ईस्ट से होता हुआ ये रोम को कनेक्ट करता था। तो इटली से लेकर के चाइना के बीच में यह रेशम मार्ग या सिल्क रूट हुआ करता था। और यहाँ पे लाने के लिए, ले जाने के लिए वही महंगी महंगी चीजें हुआ करती थी। जैसे चीन से रेशम ले जाया जाता था, तो इसका नाम ही सिल्क रूट पड़ गया। और आप यूरोप से गर्म ऊन
जो है वह ला करके बेचते थे वापस इस एशिया वाले क्षेत्र में। तो आप रोम वगैरह से क्या उठा के लेके आ रहे, आप रोमन ऊन उठा के लेके आ रहे, चीन से क्या लेके आ रहे, चीनी रेशम या सिल्क उठा के लेके आ रहे, फिर कीमती धातुओं का या और आभूषणों का तो एक्सचेंजेस होता ही था। सो उत्तर रोम साम्राज्य या नॉर्थ रोमन एम्पायर जो हुआ करता था इस क्षेत्र के अंतर्गत 12वीं शताब्दी तक जो है यूरोपीय समुद्री व्यापार में काफी वृद्धि देखने को मिली। और जैसे ही यहाँ वॉयजेस शुरू हुए तो इस सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस या महत्व थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अब यह यूरोपीय ताकतें जो थी उन्होंने पश्चिम का रुख कर लिया और वह उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियंस और अफ्रीका की तरफ अपना रुख इख्तियार कर चुकी थी। अमेरिका की खोज होती है और वहां व्यापार के, ट्रेड के नए अवसर खोजे जाते हैं। यहां पे जो पहले एक मैरीटाइम सिल्क रूट इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, एक तरीके से हिमालय, तिब्बत, फिर मिडल ईस्ट, ये काफी कॉम्प्लेक्स रिजिड टेरेन था, है ना, हर एक के आने जाने के लिए मुश्किल था। पर सोचिए उसी जगह पे यूरोप से उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका जाना, जहाज से जाना सुगम्य था। ऑब्वियसली आपको नेविगेशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको नौकायन का रास्ता अगर अच्छे से पता है तो ये सारी चीजें जो हैं कलिष्टताएं कम हो जाती। सो 15वीं शताब्दी के आसपास में यूरोप की जो ताकतें थी वह उपनिवेशवाद की शुरुआत करती हैं, कॉलोनियलिज्म की शुरुआत करती हैं और अधिकतर अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत शोषणकारी रूप से ट्रेड होने लगती हैं। उस ट्रेड को स्लेव ट्रेड का नाम या दास व्यापार का नाम भी दिया जाता है। तो वहां पे विषय वस्तुओं का नहीं, व्यक्तियों का भी, या जिसको कहा जा सकता है स्लेव्स का भी ट्रेड होने लगता है। मित्रों 15वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी का जो ये समय माना जाता है, यह 300-400 वर्ष का समय लगातार उपनिवेशवाद के चरम सीमा तक लेके जाता है। और जब औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक देशों को, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन को कच्चे माल की आवश्यकता थी और वो कच्चे माल को कहां से लाया जाता था, उस कच्चे माल को इन्हीं औद्योगिक आपकी अलग अलग जितने भी उपनिवेश हैं, जैसे भारत एक उपनिवेश था, ब्राजील एक उपनिवेश था, ठीक है ना, इन उपनिवेशों से इन्हें आयात किया जाता था। तो औद्योगिक राष्ट्र व्यापार में सबसे बड़े जो है कहीं न कहीं भागीदार बने और उनकी भागीदारिता जो है वो कैसे सिद्ध हो पाई, वो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सिद्ध हो पाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सिद्ध हो पाई, वह उपनिवेशवाद से सिद्ध हो पाई, वह शोषणकारी दास व्यापार से या स्लेव ट्रेड से सिद्ध हो पाई। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, 1914 से 18 का समय प्रथम विश्व युद्ध, तत्पश्चात 1940, 42, 44 का समय द्वितीय विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध के दौरान कई देश दूसरे देश के साथ समन्वय, अच्छा संबंध नहीं थे, तो वह व्यापार को कहीं न कहीं डिस्करेज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए ज्यादा टैक्स लगा देते थे या अपने निजी या अपने घरेलू डोमेस्टिक व्यापार के संरक्षण हितार्थ कहीं न कहीं कोटा लगा देते थे कि माना कि आप हमारे साथ ट्रेड कर पाएंगे, पर उस ट्रेड को एक निश्चित कहीं न कहीं लक्ष्य दे दिया जाता, एक कोटा तय कर दिया जाता कि आप इतनी वस्तुओं का या इतनी सेवाओं का क्रय या विक्रय कोटा के माध्यम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे व्यापार में कई सारी बाधाएं विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर के टाइम में देखने को मिली। जब वर्ल्ड वॉर का टाइम खत्म होता है, कई देशों के बीच में अविश्वास या असमन्वय जैसी परिस्थितियां अपने चरम पे देखने को मिलती हैं। तत्पश्चात व्यापार को तो सुनिश्चित करना ही था। यह कहा जाता है कि भारत या चीन या अमेरिका के बीच में कई गतिरोध हैं, कई चीजों को लेकर के मतभेद व मनभेद है, पर फिर भी क्या व्यापार लगातार चल रहा है? जी हां सर। क्या टैरिफ या प्रतिबंध या लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं अखबारों में और टीवी पे देने के पश्चात भी उन्हीं देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अलग अलग व्यापार समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और रेड कारपेट बिछाए जाते हैं जब वही राष्ट्र अध्यक्ष किसी दूसरे राष्ट्र में जाते हैं और व्यापार से रिलेटेड किसी समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर करके आते हैं? बिल्कुल सर। मतलब व्यापार को पूर्णतया यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक माना जाता
है और हर राष्ट्र के उद्योगपतियों को पता है कि अगर व्यापार करना है अंतरराष्ट्रीय तो हमें दूसरे देश के साथ में सामान बेचना होगा, उनसे सामान खरीदना भी होगा। तो यहां पे फिर भी नीतियों में, नियमों में काफी परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी। जो अभी तक प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक असंतुलन, असमन्वय की परिस्थिति थी, उसे कहीं न कहीं संतुलित नियमबद्ध परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लाने की आवश्यकता थी। यही कार्य किया 1945 के पश्चात जीएटीटी ने। जीएटीटी मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यहां पे व्यापार के ऊपर और टैरिफ मतलब करों के ऊपर एक जनरल आम समझौता बेसिकली बना, और यही जीएटीटी आगे जाकर के डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेता है। यह कार्य क्या करता था कि जो भी देश व्यापार में बाधाएं खड़ी करते थे टैरिफ को लेकर के, कोटा को लेकर के, उन टैरिफ में, करों की, कोटाओं की जो आपके पास में असमानताएं थी उन्हें कम किया जाए, नियमबद्ध पारदर्शी तरीके से व्यापार किया जाए और मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। मित्रों, यहां मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड मतलब क्या? वाकई में चीजों को खरीदा और बेचा फ्री में जाएगा? फ्री ट्रेड का मतलब है आपके ऊपर कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, कोई प्रकार का आपके साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं हो। सपोज यूरोप का कोई सामान भारत में बिकने के लिए आता है तो वह उतनी ही सहजता से बेचा जाएगा जैसे राजस्थान का एक सामान कहीं तमिलनाडु में बिकने के लिए जा रहा है, या केरला का कोई सामान कहीं अरुणाचल में बिकने के लिए जा रहा है। जैसे उसको भारतीय डोमेस्टिक इंडस्ट्री का सामान मान के उस पर जीरो प्रतिबंध लगाए जाते हैं और प्रोत्साहित किया जाता है उसके विनिमय को, उसके खरीद को, फरोख्त को, मैन्युफैक्चरिंग को। उसी प्रकार विदेशों से भी जो सामान भारत में या किसी अन्य देश में खरीदा या बेचा जाएगा उस पे भी जीरो या न्यूनतम प्रतिबंध रहे, इसे फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार की संज्ञा दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आज की तारीख में अस्तित्व में क्यों है, क्यों जरूरत है? मैं देखिए, आपके पास में कोई चीज ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? सर जितनी यूज आ रही है मेरे पास में घर में यूज करूंगा, जो अतिरिक्त है वापस व्यापार में मार्केट में बेच दूंगा। आप कोई चीज खरीद भी तो रहे हैं, आप वह चीज क्यों खरीद रहे हैं? सर क्योंकि मेरे पास में, मेरे खेत में उसका विनिर्माण या मेरी इंडस्ट्रीज में मैं विनिर्माण नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं? उसे बाहर से खरीदता हूं। सो हर देश के पास में कुछ विशेषज्ञताएं हैं, कुछ श्रम विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप आप अपेक्षाकृत दूसरे देश से कुछ चीजें बेहतर बना पाते हैं, है ना। और इसी के कारण क्या होता है, आपके पास में पारस्परिक एक्सचेंज होता है। जैसे भारत बहुत ही अच्छा फार्मा प्रोडक्ट बनाता है तो दूसरी दुनिया भारत से फार्मा प्रोडक्ट खरीदती है। भारत बहुत ही अच्छा आईटी प्रोडक्ट बनाता है तो पूरी दुनिया भारत से आईटी प्रोडक्ट खरीदती है, ठीक है ना। अब हम अमेरिका की या इजराइल या रूस की बात करें तो ये लोग बहुत ही अच्छा डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं। फ्रांस बहुत ही अच्छा रफेल फाइटर जेट बनाता है तो हम उनसे वह खरीदते हैं। क्या हमारे पास में रफेल बनाने की कलाएं हैं? अभी तक तो नहीं है। क्या हमें आवश्यकता है? बिल्कुल है। तो इसीलिए तो हम वो खरीद रहे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देशों के बीच में अलग अलग विशेषज्ञताएं हैं, अलग अलग श्रम विभाजन है और कुछ देश अपेक्षाकृत बेहतर उत्पादन कर पाते हैं तो पारस्परिक रूप से जो है हम लाभप्रद एक एक्सचेंज करते हैं, वस्तुओं का और सेवाओं का, व्यापारिक उत्पादों का हस्तांतरण होता रहता है। अतएव अंतरराष्ट्रीय व्यापार आज अस्तित्व में देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं कि भाग लेने वाले देशों के लिए आर्थिक और विदेशी नीतिक लाभ जो है इससे मिलते हैं। तो जो भी आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आएगी तो उसको आर्थिक लाभ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। उसको विदेशी नीति में कोई लाभ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, है ना। क्योंकि कोई चीज, कोई देश हम पे निर्भर हो रहा है, किसी देश से हमको कमाने का मौका मिल रहा है, तो दोनों ही चीजों में आर्थिक तरीके से हमको लाभ, विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में भी हमको लाभ मिलने वाला है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या बेस है, क्या क्या आधार है, क्या फैक्टर है, क्या कारक है? देखिए, पूरे विश्व में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो व्यापार होता है वो क्यों है? क्योंकि भारत या कोई भी देश कुछ बना पा रहा है,
कुछ चीजों में सक्षम है तो उसे बेच पा रहा है, और कोई आदमी उसको बनाने में या उसे उत्पन्न करने में अक्षम है, इस कारण उसको उस चीज को खरीदना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय संसाधनों का, हमारे नेशनल रिसोर्सेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असमान वितरण होता है। जो चीज चीन के पास है भारत के पास नहीं है, शायद जो भारत के पास है वो अमेरिका के पास नहीं है, जैसे तो अमेरिका के पास है वो चीन के, रशिया के पास नहीं। सो इस तरह से यहाँ पे असमान वितरण देखने को मिलता है संसाधनों का, है ना। कहीं पे खनिज अधिक हैं, कहीं पे कृषि क्षमताएं अधिक है, कहीं जलवायु जो है वो काफी फेवरेबल है। सो इन सारे कारकों के कारण क्या होता है, इन सारे फैक्टर्स के फलस्वरूप आप बेहतर उत्पादन, आप बेहतर विनिर्माण कर पाते हैं वस्तुओं का और सेवाओं का। इसके अलावा विनिर्माण करने के लिए आपकी जनसंख्या का आकार व वितरण, या डेमोग्राफी जिसको कहूं, जनसंख्या कहूं आपके पास में, आपका संस्कृति के व्यापार को लेकर के आपका क्या कल्चर रहा है, उत्पादन को लेकर के क्या ट्रेडिशंस रहे हैं, ये सारे भी महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। कई बार कई देश अद्वितीय कलाओं और शिल्पों के लिए जाना जाता है, जो विश्व स्तर पे महत्व जिनको दिया जा सकता है, ठीक है ना। सो ये सारे महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म फिर पढ़ी जाती है व्यापार संतुलन। आप करंट अफेयर जब पढ़ेंगे, थोड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर आ जाएंगे, या फिर जब एग्जाम के लिए द हिंदू एनालिसिस पढ़ेंगे, तो आपको एक ट्रेड बैलेंस करके एक शब्द आएगा, व्यापार संतुलन। तो क्या होता है ट्रेड बैलेंस या व्यापार संतुलन? देखिए, जब किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात की मात्रा का प्रलेखन, अकाउंट, है ना, एक देश टोटल कितना सामान बेच रहा है, मतलब निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और कितना खरीद रहा है, मतलब आयात कर रहा है ना। तो किसी देश के आयात, है ना, और निर्यात इन दोनों के बीच का समन्वय अगर वो बराबर है, जैसे एक देश $100 बिलियन आयात करता है तो $100 बिलियन का निर्यात, एक्सपोर्ट भी करता है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब बराबर है तो इसे व्यापार संतुलन या ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। अब ये ट्रेड बैलेंस कई बार नकारात्मक हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि सर यहाँ पे इंपोर्ट जो है वह ज्यादा किया जा रहा है, एक्सपोर्ट कम किया जा रहा है, हम चीजें दुनिया से ज्यादा खरीद रहे हैं और दुनिया को कम चीजें बेच रहे हैं, इसके कारण नेगेटिव ट्रेड बैलेंस हो सकता है। इसको नेगेटिव ट्रेड बैलेंस कहा जाता है, मतलब दुनिया हमसे कमा रही है, हम दुनिया से खरीद रहे हैं ज्यादा चीजें। सकारात्मक क्या हुआ कि हम दुनिया को ज्यादा बेच पा रहे हैं, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, और जब एक्सपोर्ट, जब निर्यात ज्यादा होगा, इसे पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। तो कई बार कई देशों के बीच में ट्रेड को लेकर के जो समझौते होते हैं ना, उसमें यह महत्वपूर्ण बिंदु होता है। किसी भी द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते या फिर राजनयिक संबंधों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कारक होता है ट्रेड बैलेंस, कि भाई इस देश के साथ में हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है या निगेटिव ट्रेड बैलेंस है। जैसे यहाँ पे कई सारे देश हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कनाडा, जैसे यूएसए, जैसे आपके कई सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री, इवन भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी इनको धनात्मक व्यापार संतुलन में रखा जाता है। मतलब ये वह देश है जो क्या कर पा रहे हैं, आपके पास में इनका पॉजिटिव होने के कारण इंपोर्ट तो कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब ये दुनिया को सामान ज्यादा बेचते हैं और खुद कम इंपोर्ट करते हैं। जबकि कुछ देश जो हैं, जैसे यहाँ डॉट 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 करके ऋणात्मक बताया गया है, तो ऋणात्मक भी कुछ हो सकते हैं, जैसे चीन और रशिया को बताया जा रहा है ना। अब ऋणात्मक में क्या हो गया, ऋणात्मक व्यापार संतुलन का मतलब हो गया कि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक है, आप ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं दुनिया से, आयात ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड बैलेंस समझ में आया तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना दोस्तों, है ना। फिर आपको एक ट्रेड होती है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच में, जैसे भारत और रूस के बीच का कोई ट्रेड है, तो ये दो देशों के बीच का व्यापार है, राइट। हम उससे गैस खरीदे, तेल खरीदे, गोला बारूद खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो दो विशिष्ट देश जो है वो विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार के लिए समझौता करते हैं, इसे बायलैटरल ट्रेड या द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। एक होता है बहुपक्षीय व्यापार। अब इस बहुपक्षीय व्यापार में साझेदार दो देशों से ज्यादा हो गए आपके पास में, तो अनेक साझेदारों के बीच में यहाँ पे व्यापार होगा, ठीक है ना। तो कुछ प्रमुख साझेदारों को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र या मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा दिया जाता है, और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जिसको दिया जाता है उसके साथ में किसी प्रकार का आयात निर्यात में बाधाएं नहीं रखी जाती हैं। वही जो फ्री ट्रेड वाली व्यवस्था है वो इनको भी दी जाती है। बहुपक्षीय व्यापार में यह कार्य किया जाता है। फिर मुक्त व्यापार।
फ्री ट्रेड क्या है आपके पास में? आप अपनी अर्थव्यवस्थाओं को, आप अपनी इकोनॉमीज को ओपन कर दीजिए दुनिया के लिए। कैसे ओपन कर सकते हैं? कि आप अपनी सीमाओं पे किसी प्रकार का आयात शुल्क ना लगाएं, ठीक है ना। कोई भी देश, आपके देश में कुछ सामान आप खरीद के लेके आ रहे हैं तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटीज ना लगाई जाए आपके पास में, ठीक है। और घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। तो जो बैरियर है, फॉरेन से कोई चीज भारत में आकर के बेची जा रही है, भारत से कोई चीज जो अमेरिका में बेची जा रही है, तो भारतीय वस्तु का अमेरिका के अंदर कंपटीशन कम हो या ना हो, या और भारत अमेरिकी वस्तु का भारत के अंदर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा शून्य के बराबर हो, तो इसे मुक्त व्यापार कहा जाएगा। तो यह कब संभव है? जब उन्नत परिवहन व संचार जो है, अगर यह हम लेके आ पाएंगे तो उससे फ्री ट्रेड में और बेहतरी होने वाली है। तो कई चिंताएं भी हैं आपके पास में कि सर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत हैं, चीन है, इन लोगों के ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। केवल अमीर देशों का ही माल गरीब देश के बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो हमारा भी तो माल बड़े देशों में पहुंचे, यह भी तो है। और सस्ते आयातित मालों की डंपिंग भी हो सकती है। डंपिंग का क्या मतलब हुआ? सपोज ये पेन मैं बनाता हूं 10 रुपए का, चीन यही पेन बनाता है 2 रुपए का, ठीक है ना। और वो 2 रुपए में ऐसे 1 करोड़ पेन बना करके भारत में पूरा का पूरा उसने माल डंप कर दिया। अब मेरे जितने भी भारत में सपोज 200-300 फैक्ट्री में ये 2 रुपए का पेन बन रहा था, वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? कारण क्या है? क्योंकि सस्ते दर पे उसने इतना सारा माल भारत में डंप कर दिया, फ्लड कर दिया कि कोई मेरे 10 रुपए के पेन को हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, जब मेरी सारी 200 फैक्ट्रियां ये 2 रुपए का पेन बनाने वाली बर्बाद हो गई, बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो अब वही उस 2 रुपए के पेन को 12 रुपए में बेचेगा। समझ में आई आपको बात? डंपिंग कहा जाता है इसको। और डंपिंग क्यों किया जाता है? जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे ज्यादा निर्माण करके, सस्ते में निर्माण करके, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से किसी देश में वह सारी चीजें बेच देता है। और उसको बेचने के कारण क्या, वहां की इंडस्ट्री के अंदर एक तरीके से शॉक सा लग जाता है कि भाई मेरा 10 रुपए भाव, इसका 2 रुपए भाव, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा। भाई 10 रुपए का अगर 8 रुपए या 9 रुपए होता तो मैं कंपेयर भी कर लेता, ठीक है ना। और जब वो कंपनी, भारत की कंपनियां जब बैंकरप्ट हो जाएगी, जब बंद हो जाएगी, तो अब वही 2 रुपए की जगह सामान को 10 रुपए 12 रुपए में बेचेगा। अब उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तो यहाँ पे लोग डरते भी हैं इस फ्री ट्रेड को लेके, विकासशील देशों को लेकर के है ना। यहाँ पे अमीर देशों को लेकर के कुछ चिंताएं हैं, डंपिंग को लेकर के काफी सारी चिंताएं हैं। तो फ्री ट्रेड में आप इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, ये सारी चीजें अच्छी हैं। पर आपको कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चिंताएं हैं, कंसर्न हैं, उसको भी सुनना आवश्यक है। और उन्हीं को सुनने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात GATT या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ नाम की संस्था जो है वह उद्भव होती है। और इसे 1995 1995 में WTO में चेंज कर दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दिया जाता है। तो GATT की स्थापना कब हुई थी? GATT की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1948 में हुई, टैरिफ को कम करके मुक्त व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। और वही 48 के बाद 58, 68, 78 और 98, लगभग 40 वर्ष के आसपास में जो है इसको परिवर्तित कर दिया जाता है WTO के रूप में। आज जो हम विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ते हैं, यह और कुछ नहीं मित्रों, यह GATT ही है। उद्देश्य वही, दोस्तों के बीच में, देशों के बीच में व्यापार के नियमों को नियंत्रित करना। तो व्यापार के नियम जो है ना, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई देश व्यापार कर रहा है, वो खाली एक्सपोर्ट ही कर रहा है, उसको कहे कि भाई तुम इंपोर्ट भी करो हमसे, वो मना कर दे कि नहीं इंपोर्ट करोगे तो हम टैक्स लगा दें। बोले नहीं, नियमों के ऊपर एक तरीके से सारी नीतियों का निर्धारित करने के पश्चात, और कोई व्यापार का विवाद हो तो उसका भी समाधान होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे काफी सारी जो है वस्तुओं का व्यापार, जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम जैसी सेवाएं भी इसमें शामिल की गई हैं, ताकि एक प्रतिस्पर्धा और एक पारदर्शिता समान रूप से देखने को मिले। यही नहीं, WTO का एक ट्रिप्स एग्रीमेंट और है ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट, और इसके अंतर्गत तो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IPR, ऐसे अधिकार जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर WTO की हाल ही में कई जो है
सब्सिडीज को कम करने के दबाव को लेकर के विकासशील देश और अविकसित देशों के द्वारा आलोचना भी की जाती है कि जो मुक्त व्यापार है वह अमीर और गरीब देशों के बीच में जो खाई है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। अमीर देश और अमीर हो जाते हैं, गरीब देश और गरीब हो जा रहे हैं। कहीं न कहीं सदस्य व्यावसायिक हितों पर यह ध्यान केंद्रित करते हैं कि सर इस डब्ल्यूटीओ में भी जो प्रभावशाली, जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, आप उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप भारत जैसे या फिर कोई एशियन छोटी मोटी कंट्री के ऊपर तो आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो। फिर विकसित देशों ने अपने बाजार को पूरी तरह नहीं ओपन किया है। भारत को और एशिया को तो कहते हो कि भाई पूरे मार्केट ओपन कर दो, हम यूरोप और अमेरिका आपके यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है हमने ओपन कर दिए, पर क्या आपने उसी तरह वो सारा का सारे मार्केट हमारे लिए बाजारों को ओपन किया है कि हम भारतीय या एशिया के देश भी कहीं यूरोप में या अमेरिका में जाकर के जैसे आप यहाँ खुला व्यापार कर पा रहे हम भी कर पाए? यह नहीं, इसके अलावा भी इस व्यापार के एक्सचेंज या विनिमय से रिलेटेड कई स्वास्थ्य, पर्यावरण और श्रम अधिकारों जैसे मुद्दे भी हैं जिनको डब्ल्यूटीओ में अनदेखा किया गया है। जिन चीजों को लेकर के प्रभावशाली विकसित देशों को लेकर के अलग नियमों के ऊपर कायम किया जा रहा है, तो वहीं कमजोर या अविकसित देश या विकासशील देशों को लेकर के वहां पे अलग नियमों को लागू किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेत्रीय व्यापार गुट इसीलिए शक्ल में आते हैं। और क्या है रीजनल ट्रेड ग्रुपिंग्स? देखिए रीजनल ट्रेड ग्रुपिंग जैसे आपके पास में क्षेत्रीय व्यापार गुट जिसमें आपके कई सारे समूह है ना, 120 समूह ऐसे विश्व में हैं जो वैश्विक व्यापार का लगभग 52% चलाते हैं। वो आसपास के अपने पड़ोसी देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। वो कहते हैं भाई हम यहाँ पे जो है बीच के जो भी टैरिफ्स हैं, जो शुल्क हैं, उसे हटा देंगे। भविष्य में अन्य अन्य गुट जो है वो व्यापार प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, हमारा व्यापार और पारदर्शी और नियमबद्ध होना चाहिए और आर्थिक संबंध जो है वह काफी अच्छे हो जाए। हम जैसे 2 देश, 5 देश, 10 देश, जैसे आसियान है, तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशिया के 10 विकासशील देशों की ग्रुपिंग है जिसमें भी क्षेत्रीय व्यापार गुट है एक तरीके से। सो यह प्राथमिकता जो है वह उद्देश्य व्यापारिक तालमेल और भौगोलिक दृष्टि से निकटतम देशों के बीच में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं और निकटतम देशों के साथ साथ में यह अपनी आर्थिक निर्भरता को बढ़ाते जाते हैं। जैसे नाफ्टा, काफ्टा, कैरियम है, अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग है, ईयू है, सीआईएस है ना, ईस्ट एशियन कम्युनिटी है, आसियान है, अपेक है, ये सारे, जैसे साप्टा, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल है जो क्षेत्रीय व्यापार गुट कहलाते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंधित यहाँ पे क्षेत्रीय विशेषज्ञताओं की और उत्पादन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यह कहा जाता है आपके पास में कि वैश्विक वस्तुओं की जो उपलब्धता और मूल्य सांस्कृतिक प्रसार के आधार पे अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता, असमान विकास, शोषण, व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण कई बार संघर्ष भी हो जाता है। तो जो ट्रेड होती है ना वो कई बार संघर्ष भी लेके आती है अपने साथ में। जैसे वैश्विक स्तर पे पर्यावरण से रिलेटेड कोई बातचीत हो सकती है, स्वास्थ्य, जन कल्याण से रिलेटेड कोई चीजें जो प्रभावकारी हो, है ना, नकारात्मक रूप में भी वो देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे त्वरित उत्पादन संसाधनों को खत्म कर देता है जिसे पर्यावरण का शरण हो जाता है और बहुराष्ट्रीय निगम स्थिरता पर लाभ को प्राथमिक दे सकते हैं जिससे प्रदूषण में योगदान हो सकता है। सो कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वह स्टेबिलिटी पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं जिसके कारण पर्यावरण है उसको, पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो सकता है, प्रदूषण जैसी समस्याएं हो सकती हैं, है ना, हमारा जो समग्र कल्याण है, होलिस्टिक जो वेलफेयर है जनता का एट लार्ज, वो प्रभावित हो सकता है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के एंट्री गेट क्या है? देखिए इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादातर किससे होती है? या तो हवाई मार्ग से या जल मार्ग से होती है। सो यहाँ पे पतन होता है पोर्ट, बंदरगाह, है ना, पोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पतन और अंतरराष्ट्रीय पतन जो है आपके पास में पोर्ट एंड यस, सो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं, ठीक है, और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच में माल और यात्रियों का आवागमन की सुविधात्मक जो है आपके पास में सुविधाजनक ये बनाते हैं। अब इसमें क्या चीज आवश्यक हो गई है आपके लिए जानने के लिए कि सर जो
पोर्ट होते हैं उसी के जलमार्ग के माध्यम से ही डॉकिंग, लोडिंग अनलोडिंग, कार्गो की भंडारण की सुविधाएं होती हैं, है ना, चैनल्स का रखरखाव, है ना, बार्ज व्यवस्था, श्रम, प्रबंधकीय सेवाएं आदि होती हैं। और पतन का महत्व बहुत है क्योंकि इसका माल की मात्रा और संभाले गए जहाजों की संख्या से आंका जा सकता है। कार्गो की मात्रा पतन की भीतरी इलाकों में विकसित स्तर को दर्शाती है। सो गोज विदाउट सेइंग, पतन से रिलेटेड यूपीएससी में कई प्रश्न भी पूछे गए हैं। औद्योगिक पतन हो सकते हैं, जैसे जो अनाज, चीनी, अयस्क तेल, रसायन आदि के कार्गो में विशेषज्ञता हो। कोई वाणिज्यिक पतन हो सकता है जैसे कोई सामान्य है, सामान कार्गो है ना, कोई पैकेज उत्पाद है, निर्मित सामान है, यात्रियों को लाने ले जाने के लिए, कॉमर्शियल पतन भी हो सकता है। फिर व्यापक पतन भी हो, बड़ी मात्रा में जो है थोक व सामान्य कार्गो दोनों का प्रबंधन करने के लिए जो है आपका व्यापक पतन भी हो सकता है, जिसमें औद्योगिक और वाणिज्यिक दोनों तरह के यूसेज लिए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे पॉइंटर्स आपको हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरदेशीय पतन भी है, बाह्य पतन, तेल पतन, पैकेट स्टेशन, जो है आपके पास में आंत्रपो पतन है, जो निर्यात से पहले विभिन्न देशों से माल के संग्रह केंद्र होते हैं। और फिर नौसेना पतन भी हो सकता है, जो नेवी का पोर्ट हो सकता है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मरम्मत सुविधाओं के लिए, युद्धपोतों की सेवाओं के लिए यह यूज में लिया जाता है। सो एंट्री गेट क्या होंगे इंटरनेशनल व्यापार के अंदर? पोर्ट। पोर्ट्स जिस कंट्री के पास में अच्छे खासे हैं वो व्यापार को सुगम्य और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों 31 मार्च को सुबह 9 बजे संडे को सभी अवेलेबल हो जाना विदाउट अ मिस, है ना। सुबह 9 बजे एक क्विज होगी, आपको सिखाऊंगा कैसे 15 क्वेश्चन जो आपके हर वर्ष लगभग आपके 12-15 प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के यूपीएससी में, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है सहजता से, कॉमन सेंस से, फैक्चुअल कंसेप्चुअल जानकारी को कैसे यूज किया जाए, कैसे अपनी गट फीलिंग को यूज किया जाए, निगेटिव मार्किंग को कम किया जाए और एग्जामिनर क्या सोचता है प्रश्न बनाते वक्त, उस जानकारी को हम लेने की चेष्टा करेंगे। तो मिलते हैं अगले संडे को। अंटिल देन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे जाके लिखें जगदीश जांगड़ सर PW एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस चैनल, है ना। इस पे टेलीग्राम लाइव्स होंगे, एनसीईआरटी की समरीज मिलेगी, सुबह 7 बजे के करंट अफेयर सेशंस होंगे, एनसीईआरटी क्लासेस और उसकी समरीज, एंड दैट टू इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपकी यूपीएससी या पीसीएस जैसे लक्ष्यों को आसान बनाने में मदद करने वाली है। विद दिस बीइंग सेड, इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड गोज विदाउट सेइंग, विद्यार्थी हित सर्वोपरि। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।